Rajita, and today let's continue with our chapter crop production and management. So, in previous video we have learned about two agriculture practices, preparation of soil and sowing of seeds. And today we will learn about the third agriculture practice, which is adding manures and fertilizers. हम एक फार्मर था, उसने अपनी सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सॉइल को हम ब्रेक कर दिया, उसे लेवल कर दिया, उसमें बीज बो दिए. अब उसे न्यूट्रिशन भी तो देना पड़ेगा ना भाई, उसे हेल्दी भी तो रखना पड़ेगा ना. तो उसे हेल्दी रखने के लिए हम ऐड करते हैं और फार्मर्स ऐड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स. अब बेसिकली व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर्स मतलब खाद और फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं. ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस मतलब दवाइयाँ होती हैं ताकि हमारे प्लांट सुरक्षित रहे, सेफ रहे और वो बीमार ना पड़े. ठीक है, ताकि वो मतलब हेल्दी रहे हमारे प्लांट्स. हम इनकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. तो सब्सटेंसेस जो सॉइल में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, उन्हें हेल्दी ग्रोथ देने के लिए हम उन्हें कहते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स. अब हम इनको एक बार डीपली समझ लेते हैं. व्हाट आर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स? मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. हाँ, ऑर्गेनिक मतलब वो हमने खुद से बनाया, मतलब वो हमने नेचर ने लिया है. और मतलब हम ना वो फैक्ट्रीज से, ऑर्गेनिक है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और वो हमें नेचर ने दिया है. जैसे एनिमल वेस्ट से बना है, प्लांट वेस्ट से बना है, और जैसे हमारे किचन में वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, इनसे बना है. तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ऑर्गेनिक है नेचर में. अब दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. हाँ, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते. हम उनसे खाली एक टाइप का न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते. जैसे अगर हमारे क्रॉप्स में खाली नाइट्रोजन की कमी है और हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि हम मैन्योर डाल देंगे और हमें नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी. वो खाली एक मतलब वो खाली एक न्यूट्रिएंट हमें नहीं दे सकते. यूरिया की कमी है हमारे क्रॉप्स में, हमें खाली यूरिया, अगर हम मैन्योर डालेंगे हमें खाली यूरिया की नीड नहीं पूरी होगी. इसी नीड को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, manures are made in field by crop residue, animal waste, plant waste, etc. by the action of microorganisms. By the action of microorganisms मतलब हम उन्हें closed pits में डालते हैं. ये जितना भी वेस्ट है ये सारा, इसे हम closed pits में डालते हैं. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, फार्मर है, इसने यहाँ पे एक गड्ढा खोदा, उसमें इसने सारा वेस्ट डाल दिया. अब उस वेस्ट का क्या होगा? अब इस वेस्ट में छोटे छोटे कीटाणु पनपेंगे, जैसे छोटे छोटे माइक्रोब्स बनेंगे, उगेंगे. उससे क्या होगा? उससे वो उसे ब्रेक करेंगे, उसे फर्टाइल बनाएंगे और फिर हमको एक खाद मिलेगी. वो डिकम्पोज हो जाएगा पूरा अच्छे से सॉइल में, फिर हमें मैन्योर मिलेगा. हम इसे कंपोस्ट भी कहते हैं. हम इस प्रोसेस को कंपोस्ट भी कहते हैं. When the wastes are deposited in the soil and prepared by the action of microorganisms, इसे हम कंपोस्ट भी कहते हैं. और एक और प्रोसेस होता है वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद से ही मतलब उसमें जैसे अर्थवॉर्म्स टाइप ऐसे कीड़े डाल देते हैं ताकि वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाए. अब खुद से पनपने में तो टाइम लगेगा, तो फिर वर्मी कंपोस्टिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है. अब मैन्योर्स आर चीप. हाँ, वो हमें खरीदने नहीं पड़ते तो वो चीप होते हैं. मैन्योर्स आर नॉट इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. हाँ, मैन्योर स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी थोड़े है हमारे लिए, फार्मर्स के लिए. मतलब क्यों? क्योंकि वो बल्कि होते हैं, वॉल्यूमिनस होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करते हैं. पर अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है तो इसे भी इजी बना दिया, इसे कैसे छोड़ेंगे? तो
कुछ कंपनीज मैन्योर्स को भी एयर टाइट बैग्स में एयर टाइट सील्ड पैक कर देती है। जैसे अगर आपके घर में प्लांट्स होंगे, आपकी मम्मी ने कभी मंगाया होगा 1 kg 5 kg ऐसे का सील्ड पैक ऑफ मैन्योर्स। ऑब्वियस सी बात है, फिर ये चीप तो है ही नहीं, हम इनके पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर क्योंकि अब हमने पैकेजिंग के तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना, फिर दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। हाँ, अब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमने खुद से ही बनाया है, तो ये पोल्यूशन कॉज नहीं करते। जैसे इन्हें देखो, हम हैंड से भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हमें कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे। अब हम आते हैं फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। हाँ, जैसे मिनरल्स ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं, क्योंकि हमने इन्हें खुद से नहीं बनाया और ये फैक्ट्रीज में बने हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, में बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब कुछ डला है। अभी ऑर्गेनिक के नेचर में मैन्योर्स को तो फार्मर्स ने हाथ से डाल दिया, पर फर्टिलाइजर्स को नहीं डाल सकते, इसलिए इन्हें ऐसे स्प्रेड किया जाता है फील्ड्स में। ठीक है, ऐसे स्प्रेड किया जाता है क्योंकि अगर हम हाथों से डालेंगे तो हमें एलर्जेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और भी बहुत कुछ, हमारे नोज में जाएगा तो फिर हमें लंग डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, अब दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। हाँ सॉरी, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, क्योंकि उनमें जैसे अब हमें खाली नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की ही कमी है हमारे क्रॉप्स में, तो हमें खाली केमिकल से नाइट्रोजन ही मिल सकता है। हम लेंगे, हमें खाली नाइट्रोजन मिल जाएगा। पोटेशियम की कमी है प्लांट्स में, हम डायरेक्ट पोटेशियम का ले सकते हैं, हमें डायरेक्ट खाली उसी की नीडफुल, अगर पोटेशियम की नीड है तो खाली उसी की नीड पूरी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सब हमें साथ में नहीं मिलेगा, खाली उस चीज़ की, उस न्यूट्रिएंट की हमारी नीड पूरी हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स की हेल्प से। फर्टिलाइजर्स आर एक्सपेंसिव ऑब्वियसली। अब फर्टिलाइजर्स को हम तो बना नहीं रहे, फार्मर तो बना नहीं रहे, तो वो चीप कैसे होंगे, हमें खरीदना पड़ रहा है उन्हें बाहर से, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। दे आर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। हाँ, वो स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में ईजी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एयर टाइट बैग्स में आते हैं। अब वो एयर टाइट बैग्स में क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें बहुत जल्दी मॉइस्चर रिटेन होता है, मतलब उनमें बहुत जल्दी मॉइस्चर आ जाएगा। मॉइस्चर क्या करेगा, उसे ख़राब कर देगा, इसलिए वो एयर टाइट सील्ड पैक होते हैं। बिल्कुल, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे सील्ड पैक है। और जोन सा हमें न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमें वही न्यूट्रिशन हमें मिल सकता है, सील्ड पैक होता है। अब एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पोल्यूशन। हाँ, अब ये स्प्रे हो रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्प्रे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, एयर में जाएंगे। एयर की वजह से क्या होगा, एयर की वजह से एयर पोल्यूशन होगा। अभी केमिकल्स ही जो है, अभी ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। सेकेंडली अब वाटर पोल्यूशन भी होगा। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, ज़्यादा डालेंगे तो ये बह के फ्लो करके नदियों में भी तो जाएंगे ना, लेक्स में, पॉन्ड्स में, और फिर उनको भी तो गंदा करेंगे, उनको भी तो ख़राब करेंगे ना, इसलिए ये पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। फर्टिलाइजर्स कैन कॉज पोल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम नाम भी देते हैं। जैसे वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं तो एक्वेटिक लाइफ्स को किल कर रहे हैं, तो हम इनको यूट्रिफिकेशन नाम दे देते हैं, यूट्रोफिकेशन। जैसे when excessive use of fertilizers can cause pollution to the water and may kill aquatic lives, this is called eutrophication. Example of fertilizers जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। NPK की फुल फॉर्म है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। यूरिया, अब देखो वैसे ये एक्सपेंसिव क्यों होते हैं वैसे, क्योंकि हमारा इसमें लेबर लगा, टाइम लगा और टेक्नोलॉजी लगी। लेबर वर्कर्स लगे केमिकल्स को बनाने के लिए, केमिकल्स को पैक करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा कि हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमें फैक्ट्री से मंगवाना है तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आएगा।
और फिर ये साथ में मतलब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। इनके पूरे प्लांट्स होते हैं, आपका भी देखना कि फर्टिलाइजर्स प्लांट्स कैसे दिखते हैं। इनका पूरा एक प्रोसेस होता है और ऑब्वियसली इनमें टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म जिस चीज़ में लगा है वो एक्सपेंसिव ऑलरेडी हो जाएगी। अब दे हैव हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर, हाँ वो बहुत जल्दी वाटर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए तो उन्हें एयर टाइट बैग्स में पैक किया जाता है, क्योंकि मॉइस्चर वो अटेन कर लेंगे, खराब हो जाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक्स इट लेस फर्टाइल। हाँ, अगर फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो वो सॉइल पोल्यूशन भी तो करेंगे, एक तरीके से हम सॉइल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉइल को खराब कर देते हैं, पूरा सॉइल को एल्कलाइन बना देते हैं। और बहुत ज़्यादा सॉइल कैन बी टू मच एसिडिक, सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब वैसे तो हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, बट फिर भी इसे एक और नाम दिया गया है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर मतलब कोई प्लांट ही होगा, क्योंकि ग्रीन तो प्लांट्स से रिलेट करता है वर्ड। तो सम प्लांट्स आर स्पेशली प्रोन टू प्रोड्यूस मैन्योर। Manure produced by such plants like black gram, cowpea, etc. is called green manure. अब कुछ प्लांट्स स्पेशली ग्रो किए जाते हैं ग्रीन मैन्योर फॉर्म करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स इन प्लांट्स के हैं ब्लैक ग्राम, काउपी एक्सेट्रा, इसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। सो आई होप कि हम सबको ये चैप्टर, मुझे भी और आपको भी ये टॉपिक एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। अब फार्मर ने लेवल भी कर दी सॉइल, सो भी कर दी उसमें सीड्स, और अब उसमें उसे न्यूट्रिशन देने के लिए उसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड कर दिए। अब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत और किस चीज़ की होगी? पानी की। तो हमें उसे रेगुलर इंटरवल्स पे और टाइम्स पे पानी भी देना पड़ेगा। सो अगले टॉपिक में हम इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।